क्वेश्चन सीरीज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हम रियल एनालिसिस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, जिसमें लेने वाले हम 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके ऊपर, इस पूरे क्वेश्चन सेट के ऊपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या आने वाले उनके बारे में जान लेते हैं। पहला, सीक्वेंस बेसिकली होता क्या? तो सीक्वेंस क्या होता? एक फंक्शन होता जिसकी डोमेन फिक्स होती है कि नेचुरल नंबर होगी। एक फंक्शन नेचुरल नंबर जिसकी डोमेन होगी उसको बोला जाता सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्यों? क्योंकि उसका जो रेंज सेट होगा, इस सीक्वेंस का जो रेंज सेट होगा वो सबसेट होगा रियल नंबर के सेट का। ठीक है, और सीक्वेंस हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता। एन, ये जो नोटेशन है ये होता है सीक्वेंस का, सीक्वेंस के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब इनफाइनाइट टर्म होंगे इसके पास, और जो टर्म्स होंगे ना वो नेचुरल नंबर के नेचुरल ऑर्डर में अरेंज्ड रहेंगे, जैसे A1 A2 A3 A4, इस तरीके से इनफाइनाइट तक। दूसरा क्या, रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होती है? जब आपने गिवन सीक्वेंस में n की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, तो आपको टर्म्स की इमेज मिलेगी। अब उन इमेज में से जो डिस्टिंक्ट इमेज रहेंगी उनका जो कलेक्शन होगा वो बनेगी रेंज ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास, जो सीक्वेंस हमको दे रहा है कि उसका नेचर क्या क्या हो सकता। नेचर में मतलब क्या सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑक्सीलेटरी फाइनाइट है या ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइट है। ये टर्म्स का मतलब क्या है? सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने का मतलब है कि अगर आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है हमेशा इन्फिनिटी की तरफ जाता, बाकी पॉइंट उसके आइसोलेटेड पॉइंट रहते तो सब पॉइंट पर वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जब आपका n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा उस समय अपना सीक्वेंस अगर किसी रियल नंबर की तरफ जाए तब कहेंगे उसको कि ये कन्वर्जेंट है। बेसिकली लिमिट एट इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर जाए और कोई रियल नंबर हो तब उसको बोला जाएगा कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सेकंड टर्म यूज हो रहा है यहाँ पे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या होगा कि अगर आपकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालने पर सीक्वेंस an जो है या तो सिर्फ पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाए या सिर्फ नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाए, तब हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट टर्म का यूज इस तरीके से होगा। अब आता ऑक्सीलेटरी फाइनाइट। ऑक्सीलेटरी फाइनाइट किसी सीक्वेंस को किस समय बोला जाएगा? जब आपका सीक्वेंस जो बाउंडेड हो। सीक्वेंस के बाउंडेड होने का मतलब है रेंज सेट का बाउंडेड होना। रेंज ऑफ सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, कोई भी सेट बाउंडेड कब होता है? मान के चलो ये रेंज सेट है, बाउंडेड कब होता? जब आपको अल्फा और बीटा दो ऐसे रियल नंबर मिलते हैं कि उनसे अल्फा से छोटे नंबर इसके पास ना हो और बीटा से छोटे बड़े नंबर इसके पास ना हो, तब उसको बाउंडेड बोला जाता। तो ऑक्सीलेटरी फाइनाइट कब बोलेंगे? जब कोई सीक्वेंस एक तो बाउंडेड हो, दूसरा कन्वर्जेंट ना हो। ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट। कोई भी सीक्वेंस जो बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है उसको बोलेंगे ऑक्सीलेटरी फाइनाइट। मतलब सीधा सा ये है कि एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट मिल जाएंगे, जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो एक से ज्यादा होगी, तब उसको बोलेंगे आपकी ये ऑक्सीलेटरी फाइनाइट है। नेक्स्ट टर्म होगा ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइट। ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइट का मतलब रहेगा अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड तो है साथ में वो डाइवर्जेंट नहीं है, यानी कि एक अनबाउंडेड प्लस नॉट डाइवर्जेंट जो सीक्वेंस होगा उसको बोलते हैं आप ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइट। इसका मतलब अनबाउंडेड का मतलब हो रहा है कि आपको या तो एक तरफ से इन्फिनिटी जाएगा या माइनस इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि सिर्फ अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो डाइवर्जेंट बन जाएगा। तो एटलीस्ट आपके पास या तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों मिल रहा, या एक इन्फिनिटी मिल रहा है, एक कोई लिमिट पॉइंट मिल रहा है। इस तरीके के सीक्वेंस क्या हो जाएंगे आपके पास? ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइट। आगे देखेंगे इनके क्वेश्चन से, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है तो उन पे देखेंगे डिटेल में। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी के लिए, तो वो क्या क्या? पहला टेस्ट होगा यहाँ पे कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। इसमें क्या होगा कि अगर आपका सीक्वेंस का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे कोई फाइनाइट नंबर आ रहा, ठीक है,
तब आपके पास अगर गिवन ये होगा 1/n a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट प्लस an इक्वल टू l हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस इस तरीके से दे रखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n सीक्वेंस के फर्स्ट n टर्म का सम दे रखा आपने, आपके पास कोई सीक्वेंस इस तरीके का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आपने क्या करना, इसका जो ये nth टर्म है ना an, इस पर लिमिट निकाल दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाल दो। अगर इसकी वैल्यू कोई l आया ना तो इस पूरे की वैल्यू भी वही होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, l होगी इस पूरे की। ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरम का मतलब है। सेकंड थ्योरम का मतलब क्या है, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स में, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है an, उसका nth टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है जिसका कोई भी टर्म नेगेटिव ना हो। ठीक है, और nth टर्म जो है वो किस पे जा रहा है, l पर जा रहा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने के बाद, तब हमारी जो सीक्वेंस होगी a1 डॉट a2 डॉट डॉट an टू द पावर 1/n जो होगी वो भी l पे जाएगी। इसका मतलब ये समझो कि आपके पास इस तरीके से दे रखोगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस के फर्स्ट n टर्म का प्रोडक्ट दे रखा होगा, इसकी पावर 1/n होगी। अगर आपको कभी भी ऐसी सीक्वेंस दे रखी होती है और उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है, तब आप इसका nth टर्म उठाओ सीधे और इस पर लिमिट निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये कोई भी रियल नंबर आ रहा तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये वाला जो इसकी वैल्यू भी आपके पास l ही होगी। ठीक है, ये सेकंड थ्योरम। लेकिन सेकंड थ्योरम के लिए पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस होना जरूरी है, फर्स्ट के लिए जरूरी नहीं पॉजिटिव टर्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आपके पास थर्ड थ्योरम है। यहाँ पे अगर रेशियो कौन सा वाला, an प्लस 1/an। ठीक है, ये जो रेशियो है इस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने के बाद आपको अगर l मिल रहा कोई रियल नंबर, तो आपको अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टू द पावर 1 चाहिए तो ये भी l पर ही जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये दे रखा होगा, ये बेसिकली ये दे रखा होगा और पूछेगा कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है या इसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी जो भी है, तो आपने करना क्या, इसको उठाना an को, अगर ये पॉजिटिव टर्म हुआ तो आप उसका रेशियो निकाल दो, अगर वो कोई फाइनाइट नंबर आया तो इसकी वैल्यू भी वही होगी। ठीक है, अगला टेस्ट है हमारे पास रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में क्या, आपको कोई पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस an दे रखा होगा, आपने क्या करना, पहले an से an प्लस 1 करना, यानी कि n में n सीक्वेंस में n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर देना, तो आपका an प्लस 1 निकला और उसको डिवाइड करना an से, फिर आप लिमिट निकाल दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। सीक्वेंस में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ही निकलेगी और पॉइंट पर कहीं नहीं। तो ये आपको अगर l मिला कोई रियल नंबर, अब आपको चेक करना, अगर आपका रियल नंबर जो है 1 से छोटा होगा तब आपकी सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होगी। और कन्वर्ज किस पे करेगी, l पर कन्वर्ज नहीं करेगी क्योंकि ये तो रेशियो की वैल्यू है, आपको तो इसकी कन्वर्जेंस ढूंढनी। अगर l से 1 से छोटी वैल्यू होगी तो ये कन्वर्ज करेगा 0 पर। और दूसरी कंडीशन है, अगर l जो है ना, जो वहाँ रेशियो में l आया वो 1 से बड़ा आया, तब ये सीक्वेंस अनबाउंडेड होती, और क्योंकि पॉजिटिव टर्म है और अनबाउंडेड है तो ये डाइवर्ज करेगी और डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी पर। ये आपके पास टेस्ट है। l इक्वल टू 1 पर यहाँ कोई कंक्लूजन नहीं होता, फिर और टेस्ट चेक करने पड़ते। ठीक है, बहुत सी चीजें सीक्वेंस में, लेकिन काम हमने ये पॉइंट उठाए। आगे क्वेश्चन में जो भी यूज होगा हम उस पर भी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या दे रखा हमारे पास, -1 टू द पावर n। इसके लिमिट पॉइंट क्या है, अगर आप अपने सीक्वेंस को देखो -1 टू द पावर n, तो इसका फर्स्ट टर्म यानी कि a1, n की वैल्यू 1 रखोगे तो -1 मिलेगा। सेकेंड टर्म a2 यानी कि n की वैल्यू 2 रखोगे तो -1 टू द पावर 2 इज +1। फिर n की वैल्यू आप कितनी रखोगे, 3, थर्ड टर्म, तो ये आएगा आपके पास -1 की पावर 3 -1। और फिर 4 रखोगे n की वैल्यू 1 आएगा, फिर 5 रखोगे तो -1, और ये इस तरीके से आते रहेंगे। हमारा सीक्वेंस है। अगर इस सीक्वेंस की कोई रेंज पूछे, रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस,
तो जो टर्म्स है उनमें डिस्टिंक्ट टर्म्स की जो वैल्यू है वो आपका आंसर होगा। यानी कि आपके पास कौन कौन सी डिस्टिंक्ट इमेजेस है, -1 और 1, इसकी ये रेंज हो गई। और यहीं से मैं ये कह सकता हूँ कि ये बाउंडेड है, क्योंकि इस सीक्वेंस के पास सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, सबसे छोटी वैल्यू -1 है, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड हो गया। अब पूछ रहा है कि इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे। अब देखना लिमिट पॉइंट का मतलब क्या, अगर मेरे पास कोई सेट एस है ना, कोई सेट एस, तो इसका लिमिट पॉइंट का मतलब होता है कि आप उस सेट को रियल लाइन के ऊपर लिखो, ठीक है, और उसका एक एलिमेंट ए ये लिमिट पॉइंट बनेगा। जरूरी नहीं कि सेट का मेंबर ही होगा, एक रियल नंबर इस सेट एस का लिमिट पॉइंट बनेगा। कब, जब आप इसके बाहर एक ओपन इंटरवल दोगे। ओपन इंटरवल क्या, a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, जितना मर्जी उतना छोटा ओपन इंटरवल। अब जब आप इस सेट एस के साथ इसका इंटरसेक्शन कराओगे तो इसके कॉमन में इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी ओपन इंटरवल ऐसा मिल गया आपको जिसके अंदर इस सेट के इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज आती है, तब हम ये कहेंगे कि ये जो a है ये इस s का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। ये तो हो गई बात। अब दूसरा सीक्वेंस में जब भी आपके पास फाइनाइट सेट आता, दूसरा तरीका होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका, क्वेश्चन इसी से होगा। सीक्वेंस में अगर रेंज ऑफ सीक्वेंस जो है फाइनाइट हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास सीक्वेंस के टर्म्स की इमेज कोई एक फिक्स नंबर मिल रही होगी, और वो कब मिल रही होगी, बार बार मिल रही होगी, और इनफाइनाइटली मेनी n, ठीक है। यानी कि अगर सीक्वेंस में n की वैल्यू आप रखते जा रहे हो और कोई एक रिपीटेड वैल्यू मिल रही, जैसे यहाँ पे देख रहे हो -1 बार बार रिपीट हो रहा और इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो, तो ऐसा जो नंबर होगा या इसका एलिमेंट होगा वो लिमिट पॉइंट बन जाता सीक्वेंस का, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म इसके नेबरहुड में चले जाते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं मैपिंग से दिखाऊं आपको, तो a1 n इक्वल टू 1 रखा आपने तो उस पर भी -1 मिला, 3 रखा आपने उस पर भी -1 मिला, ऐसे ही आप ऑड नंबर सारे रखते रहोगे और ये -1 मिले। जब भी सीक्वेंस के अंदर ऐसा हो तो समझ लो कि वो लिमिट पॉइंट है, तो -1 इसका लिमिट पॉइंट हो गया। सेम कहानी 1 के लिए, जब आप इवन टर्म्स रखोगे तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, और इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज के लिए मिलेगा, तो 1 भी इसका लिमिट पॉइंट होगा। बेसिकली अगर किसी भी सीक्वेंस का रेंज सेट फाइनाइट है तो उसके अंदर आने वाला हर एक एलिमेंट जो है उसका लिमिट पॉइंट बन जाता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, -1 एंड 1, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये भी सेम है, द टोटल नंबर ऑफ लिमिट्स पॉइंट ऑफ सीक्वेंस दिस। इसमें भी ऐसे ही करना, पहले इसके टर्म्स निकाल लो। अब जब आप सीक्वेंस के टर्म लिखोगे तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, sin π/3, दूसरा क्या हो जाएगा, sin 2π/3, तीसरा sin 3π/3, sin 4π/3, sin 5π/3, अप टू ये मिलता रहेगा आपको। अब इनकी इमेज क्या आती वो लिखो, ये तो टर्म्स लिख दिए हमने। sin π/3 यानी कि 60 डिग्री इसकी वैल्यू होती है √3/2, sin 2π/3। अब देखना ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला देखा होगा या एक रिजल्ट है, sin nπ ± थीटा इक्वल टू होता sin थीटा। यानी कि जब यहाँ पे पाई के मल्टीपल में एंगल हो, इंटीजर मल्टीपल पे, तो आपके पास सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता, लेकिन उसका यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, ये डिपेंड करता कि वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। अगर आप जानते होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका अपोजिट यानी कि कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बात करते हैं, और थर्ड पे साइन नेगेटिव होता, फोर्थ पे भी नेगेटिव होता। अब इसको देखो, यहाँ पे साइन 2π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई - π/3, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 2π/3 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू उतनी आई sin π/3। कौन से क्वाड्रेंट में होता, पाई एंगल होता इतना, और पाई में से 60 डिग्री कम कर दिया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता,
देन पॉजिटिव। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू भी कितनी आएगी, √3/2। ऐसा करोगे आप, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना, साइन पाई कितना होता है, 0। अब अगला देखो जरा, साइन, सेम रिजल्ट से साइन 4π/3, साइन 4π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई प्लस π/3, क्योंकि यहाँ पे पाई है तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा और π/3 आएगा। इसका साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, पाई प्लस π/3, पाई ये है एक 60 डिग्री और ज्यादा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड पे ये नेगेटिव होता, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी -√3/2। जब आप इनको आगे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी -√3/2 आएगी। फिर अगला 6π/3 होगा तो साइन 2π बनेगा तो 0 मिलेगा। फिर √3/2 फिर 0, फिर आपके पास -√3/2, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेगा। कहने का मतलब ये है, पहले दो टर्म के लिए √3/2 फिर 0, अगले दो टर्म के लिए नेगेटिव में √3/2 फिर 0, फिर ये रिपीट होते रहेगी प्रोसेस। इसका मतलब अगर मैं इसकी रेंज सेट बनाऊं तो क्या बनेगी इस सीक्वेंस की रेंज सेट, यहाँ पे रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस बनेगी हमारे पास √3/2 और 0 -√3/2। सिर्फ यही डिफरेंट इमेजेस है टर्म्स की। फाइनाइट आ गई तो एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट टर्म्स के लिए इमेज मिल रही, ये भी इनफाइनाइट के लिए, ऑल n पाई टाइप के एलिमेंट्स के लिए, ये भी इनफाइनाइट के लिए। तो इसके पास कितने लिमिट पॉइंट होंगे, 3। ये करेक्ट आंसर होगा और ये पूछा जाता क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ नल सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस नल सीक्वेंस होता अगर वो कन्वर्ज करे 0 पर, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू जिस सीक्वेंस की 0 आए उसको बोला जाता है यहाँ पे क्या, नल सीक्वेंस। अब जब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, 1/∞ क्या होता है, 0, तो ये नल सीक्वेंस है। n² किस पे जाएगा, आप जब निकालोगे इन्फिनिटी पे। साइन nπ/3 वो सेकंड क्वेश्चन के जैसे, इसके बाद 3 लिमिट पॉइंट आएंगे, आप ट्राई कर लेना इनको, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब जब हम इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हैं तो ये 1 + 0∞ यानी 1∞। ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते थे, जब लिमिट ऑफ फंक्शंस निकालते थे, तो ये भी तो फंक्शन ही है। ऐसी वैल्यू को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती थी तब हम एल हॉस्पिटल की तरफ जाते थे, यहाँ पे भी जा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, इसकी वैल्यू को मान लेते हैं l, ठीक है। कोई लिमिट आएगी इसकी जो कि l है, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। जब भी ये वाली फॉर्म आती थी हमारे पास 1∞ इस टाइप की फॉर्म, तब दोनों तरफ क्या लगा देते थे, लॉग, क्योंकि लिमिट में लॉग लग जाता, ये log l हो जाएगा, ठीक है। लॉग क्या करता, जो ये वाला n है इसको यहाँ पे ला देता, तो मैं क्या कर दूंगा इसको, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो ये फॉर्म बनती, ये बनती लिमिट n टेंस, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे आप तो ये बनेगी इन्फिनिटी इंटू log1, क्योंकि ये 0 है, तो ये बन जाएगी आपके पास इन्फिनिटी क्रॉस 0, ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब यहाँ पे आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, log1 + x के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर दीजिए, या आप दूसरे तरीके से ऐसे जब जैसे फंक्शन में करते थे वो क्या होता था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log1 + 1/n को ऊपर रहने दो और n को 1/n में लेके आओ, और इसकी वैल्यू हम लेके चल रहे log l के बराबर। अब क्योंकि log भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पे हम n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर दो, इसको ओपन कर दो log1 + x से, ठीक है, फिर भी वही आएगी सेम। तो जब log का डिफरेंशिएशन करोगे आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये बनेगा 1/1 + 1/n बनेगा एक तो, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास,
अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा 1 का 0 होगा और 1/n का -1/n स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1/n का -1/n स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट लगा दो, ये बनेगा कितना 1/1 + 0 = log l। अब यहाँ पे देखो log l = कितना है यहाँ पे 1। जब आप log को हटाओगे तो सामने वाला क्या चले जाता है बेस की पावर में। यहाँ पे क्योंकि बेस में कुछ भी नहीं है तो स्टैंडर्ड बेस e⁻1 और इसकी वैल्यू कितनी आती है e। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी हमेशा के लिए याद रखना ये होगी e। तो ये भी नल सीक्वेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे रखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कन्वर्जेंट, इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंस का मतलब हमने यहाँ देखा, आगे देखा लिमिट एग्जिस्ट कर जाना। इसकी लिमिट अब ये भी थर्ड क्वेश्चन में निकाली हमने, 0 आती है तो ये तो कन्वर्जेंट है, ठीक है। और इसको चेक करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी √n+1 - √n, ये है आपके पास। जब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होने के कारण हमको इसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, जब स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो तो आपको रेशनलाइज करना चाहिए। n+1 - √n, रेशनलाइज का मतलब है इसका अपोजिट साइन ले लो बीच में, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जैसे √n+1 + √n डिवाइडेड बाय √n+1 + √n, ये कर दिया हमने, ठीक है। इसमें ये क्या बन जाएगा a, ये b, a b, a - b, a + b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो जब आप यहाँ पे a² - b² करोगे ये बन जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय √n+1 + √n, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 - n/√n+1 + √n, ये हो जाएगा। n से n कैंसिल हो जाएगा। आपको जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे वो आएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n+1 + √n। क्लियर। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट लगाओगे तो 1/∞ + इन्फिनिटी + इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होती, बेसिकली ये 1/∞ 0। तो ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है, दोनों ही कन्वर्जेंट आए। तीसरा देखिए इसको, इसमें क्या करोगे आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n, ठीक है। अगर आपको याद हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁻x अगर है और a पॉजिटिव है 1 से बड़ा, तो जब आपका x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना तो a⁻x भी इन्फिनिटी की तरफ जाता, तो वहीं से मैं कह सकता हूं 1/2⁻∞ = 1/∞ जो कि 0 पे जा रहा, तो ये भी क्या कन्वर्जेंट है, ठीक है। लास्ट है हमारे पास यहाँ पे, अगर आप देखो तो इसमें ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जब भी आपको कन्वर्जेंस से चेक करनी लिमिट लगा दो सीधे, लिमिट साइन 1/n, ये क्या हो जाएगा साइन 1/∞ यानी कि साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। आप चाहें तो इसका सीरीज एक्सपेंशन कर दीजिए, ठीक है। साइन x का क्या होता है आपके पास x - x³ 3 प्लस x5/5, उससे भी आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और ये भी कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे ये चारों कन्वर्जेंट है, नॉट कन्वर्जेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। तो देख लेना आप, चारों कन्वर्जेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द सीक्वेंस r⁴n कन्वर्जेस टू 0 इफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता, ठीक है। यहाँ पे r⁴n के बारे में पूछा कि 0 पर कब कन्वर्ज करेगी, तो r यहाँ पे सबसे फर्स्ट चॉइस हमारे पास क्या रहेगी पूरे रियल से। अगर कोई भी नंबर पूरे रियल से लिया जा रहा तो इसको 4-5 अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला कि r की वैल्यू 1 हो, दूसरा r की वैल्यू -1 हो, और तीसरा r की वैल्यू जो है 1 और -1 के बीच हो, और चौथा क्या हो r की जो वैल्यू हो वो 1 से बड़ी हो और -1 से छोटी हो, 20 की ना हो। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r जो है 1 से बड़ा हो और r जो है
-1 से छोटा हो, इस तरीके से। ये अलग अलग तरीके से हम बात कर सकते हैं। अब देखो पहला क्या हमारे पास, जब r की वैल्यू 1 हो तो ये 1 टू द पावर n बनेगा। जब इस सीक्वेंस को टर्म्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 1 1 1, n की वैल्यू कोई भी रखो, 1 टू द पावर n क्या होता है, ऑलवेज 1। तो ये आपके पास 1 1 1 बन गया, कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया। और यहाँ पे अगर आप इस पे इसकी कन्वर्जेंसी चेक करोगे तो ये 0 पे तो नहीं जाएगा। अगर इसके बाद देखो कितना लिमिट पॉइंट आ गया, एक लिमिट पॉइंट आ गया। ठीक है, रेंज सेट में इसके बाद एक पॉइंट है, तो 0 तो आएगा नहीं कहीं से भी, तो इसीलिए ये 0 पर कन्वर्ज तो नहीं करेगा जब r इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, जब आपको इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी ही है तब इसके लिए ये करते लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर n। ठीक है, जब रखोगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। उसके लिए क्या मान के चलना पड़ेगा हमको, लेट दिस इज l। ठीक है, ये l पे जा रहा। अब उसके लिए क्या करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और दोनों तरफ लॉग लगाओगे तो 1 टू द पावर n लॉग, और ये कितना हो जाएगा l। ठीक है, दोनों तरफ लॉग है तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n आगे आ गया इंटू लॉग 1, और ये कितना बन गया लॉग l। लॉग 1 0 था, इसके साथ 0 करके 0 बन जाएगा। कोई भी नेचुरल नंबर होगा उसका 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 0, तो log l इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से l इक्वल टू कितना आ गया, e टू द पावर 0। जब log को रिलीज किया तो l इक्वल टू 1 आ गया। तो ये कन्वर्ज 0 पर नहीं कर रहा, इसीलिए r इक्वल टू 1 पर ये 0 पे कन्वर्ज। दूसरा केस अगर हम देखें, दूसरा केस क्या, दूसरा केस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर कि जब r इक्वल टू -1 हो तो -1 टू द पावर n। पहला क्वेश्चन था, दो लिमिट पॉइंट मिलते हैं, कौन कौन से, +1 और -1, तो ये भी कन्वर्ज नहीं कर रहा 0 पर। तीसरा केस आता जब मॉड r इज लेस देन 1 हो। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो यहाँ पे r इक्वल टू 1/2 हो तो ये क्या बन जाता सीक्वेंस हमारा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर n, ये हो जाता। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर n। तो ये हमेशा किस पे जाएगा, 0 पर कन्वर्ज करेगा, n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं अलग से दूंगा, यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन देके थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो मैं किसी अगली वीडियो में अलग से बना के दूंगा। ठीक है, तो r जब भी आपके पास 1 और -1 के बीच का रहेगा तो ये हमेशा कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इक्वल वाला केस आ गया तो ये गलत। अगर सिर्फ कन्वर्ज पूछता ना तो कन्वर्ज के लिए ट्रू था, यहाँ पे कन्वर्ज पूछ रखा साथ में 0 पर कन्वर्जेंसी, तो ये तो सिर्फ यहाँ पे हो सकती है, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, द सीक्वेंस -1 टू द पावर n इंटू n इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सीलेटरी फाइनाइट, ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइट। इन चारों टर्म का मतलब मैं सबसे पहले बता चुका हूं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता। अगर आप इसको देखें -1 टू द पावर n इंटू n, ये है आपके पास। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और रहता अगर आपके पास ये अल्टरनेटिंग टाइप की सीरीज सीक्वेंस रहे, यानी कि जिसके टर्म अल्टरनेटिंग फॉर्म में निकलेंगे, क्योंकि -1 टू द पावर n है। एक सब सीक्वेंस से देखिए जरा, सब सीक्वेंस का एक कॉन्सेप्ट रहता कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस an है तो इसके पास दो सब सीक्वेंस इस टाइप की होंगी, एक इवन टर्म की और एक ऑड टर्म की। ठीक है, अगर ये दोनों कन्वर्जेंट होना और कन्वर्ज सेम लिमिट पॉइंट पर करें, तब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस होगी ये भी कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्ज सेम पॉइंट पर करेगी। समझिए, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है और उसके पास दो सब सीक्वेंस हमने ये बनाई, इवन टर्म के लिए और ऑड टर्म के लिए। अगर ये इवन टर्म और ऑड टर्म वाली दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही और किसी सेम वैल्यू पर कन्वर्ज कर रही, अलग अलग वैल्यू पे नहीं, तब हम सीधे कह सकते हैं कि हमारी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और L पर जाएगी। अब यहाँ पर देखना,
अगर मेरे पास मैं इसकी बात करूं तो इसमें इस सीक्वेंस ए एन क्या है यहाँ पे -1 टू द पावर n इंटू एन। अगर इसके लिए मैं सब सीक्वेंस बनाता हूं तो सब सीक्वेंस पहली इवन टर्म के लिए क्या आ जाएगी 2n के लिए। इवन टर्म के लिए होगा क्या कि जो हमारे पास -1 टू द पावर 2 है, -1 टू द पावर n है, ये इवन टर्म में पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये n बचेगा सिर्फ। और इसमें पता टर्म कौन कौन से आएंगे, a2, a4, a6 इस तरीके के। यानी कि जब आप यहाँ पे क्या रखोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो n की टोटल वैल्यू कितनी होगी 2। यहाँ पे n की टोटल वैल्यू ये है और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2n इवन नंबर, तब n की वैल्यू यहाँ रखते रहो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। दूसरा जब आप ऑड टर्म के लिए बनाते हो 2n-1 सारे ऑड टर्म को कवर करता है, तो उस समय आपको क्या मिलेगा, उस समय आपको जो मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा -1 टू द पावर n क्या देगा ऑड टर्म के लिए हमेशा -1 और वो बन जाएगा -1 और ये n रह जाएगी ये वाला n। आप चाहे तो 2n-1 रख सकते हैं क्योंकि हमको सारे ऑड टर्म उठाने जैसे a1, a3, a5 तो ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप -2n-1। अब जब इसकी लिमिट निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये कहाँ पर जा रहा n इन्फिनिटी देगा प्लस इन्फिनिटी। और इसमें जब लिमिट निकाल रहे हैं आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -n, ये किस पे जा रहा है -इन्फिनिटी। तो अगर किसी सीक्वेंस की ये दो सब सीक्वेंस डिफरेंट लिमिट दे तब वो कन्वर्जेंट नहीं होता, नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से प्लस इन्फिनिटी दे रहा दूसरी तरफ से -इन्फिनिटी दे रहा। एक तो ये डाइवर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट होने के लिए दोनों को प्लस इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी पे जाना था, लेकिन दोनों अलग अलग जा रही, तो ये ना तो कन्वर्जेंट है ना ही ये डाइवर्जेंट है। तो बचा कौन सा, अनबाउंडेड है ना, इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब अनबाउंडेड, तो ये क्या हो जाएगी ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस जो अनबाउंडेड है और डाइवर्जेंट नहीं है उसको बोलते हैं ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइट। जो ये वाला था -1 टू द पावर n, जब इसकी a2n लिखते हैं ना आप सीक्वेंस, तो ये क्या बन जाता, इवन में 1 बनता और कन्वर्ज कर रहा किस पे 1 पे, कांस्टेंट सीक्वेंस है 1 पे जाएगा। और जब आप a2n करोगे यहाँ 2n-1 करोगे यहाँ तो -1 मिलेगा आपको हमेशा, और ये कन्वर्ज किस पे करेगा -1 पे। एक सब सीक्वेंस इसकी +1 पे गई एक -1 पे गई, इसका मतलब है इन्फिनिटी मिला नहीं कहीं से भी, तो ना तो ये डाइवर्जेंट है, ठीक है, और ना ही ये कन्वर्जेंट है। और दूसरा ये बाउंडेड है, तो बाउंडेड प्लस नॉट कन्वर्जेंट ये क्या हो जाता है ऑक्सिलेटरी फाइनाइट। तो ये अगर ये होती सीक्वेंस तो ये ऑक्सिलेटरी फाइनाइट होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, अ सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट इफ इट इज। कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, जब वो कन्वर्ज करे किसी लिमिट पॉइंट पर, किसी एक लिमिट पर कन्वर्ज करे तब वो कन्वर्जेंट होती है। तो कन्वर्जेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, क्या बाउंडेड होना जरूरी है। ठीक है, बाउंडेड होना जरूरी है, लेकिन बाउंडेड होना ही काफी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो -1 टू द पावर n सबसे पहले किया हमने, इसकी रेंज -1 और 1 आई जो कि बाउंडेड है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट, ऑक्सिलेटरी फाइनाइट होता। तो सिर्फ बाउंडेड सीक्वेंस को आप डायरेक्ट कन्वर्जेंट नहीं कह सकते, तो ये गलत है। दूसरा मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब होता है, जब a1 छोटा होता है a2 से, a2 छोटा होता है a3 से, इस तरीके से। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो जरूरी थोड़ी वो कन्वर्ज ही करेगा। इंक्रीजिंग से जैसे n, ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, इन्फिनिटी पे जाता है, डाइवर्ज करता। ठीक है, तो सिर्फ मोनोटोनिक होना भी काफी नहीं है कन्वर्जेंसी के लिए। ठीक है, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड ये काफी है। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है यानी कि कन्वर्ज कर रहा और बाउंडेड हो रहा तो हमेशा कन्वर्ज करेगा। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो हमेशा वो अपने सुप्रीमम पे कन्वर्ज करता, और अगर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो हमेशा वो अपने इन्फीरिमम पर
कन्वर्ज करता। तो मोनोटोनिक प्लस बाउंडेडनेस नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, मतलब बेसिकली यहाँ पे काफी रहता किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर मोनोटोनिक नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा देखिए आप, कन्वर्ज टू फाइनाइट नंबर ऑफ अ लिमिट पॉइंट, किसी भी सीक्वेंस के पास अगर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट आ गए तो वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होती। तो करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट को देखा होगा, फर्स्ट सबसे पहले देखा होगा आपने यहां पे, इसमें देखो यार कि अगर आपके पास इस टाइप की सीक्वेंस आए, इस टाइप की, तो आप सीधे ये निकालने की कोशिश करिए, nth टर्म उठाओ उसका और an प्लस 1 अपॉन an निकालो, फिर चेक करो क्या आता। तो इसके लिए देखिए जरा यहां पे, ठीक है, ये हमारे पास तो nth रूट टेस्ट है वहां पे, उसमें यहाँ पे an देखो कितना, an कितना n टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसमें क्या करिए, an प्लस 1 निकालो, n की जगह क्या रिप्लेस कर देना आपने, n प्लस 1, ये हो जाएगा। इसी को जब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं तो पावर क्या सम की फॉर्म में, तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, बेस को ऐसे कर सकते हैं हम इसको। n प्लस 1 फैक्टोरियल को कैसे, n फैक्टोरियल का मतलब होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। यहाँ पे n प्लस 1 है तो पहले n प्लस 1 को रिलीज कर दीजिए, अब बाद में जो बचे सारे वो n फैक्टोरियल की फॉर्म में आ जाएंगे, ये हो जाएगा। अब क्या करिए आप, an प्लस 1 अपॉन an निकालो, an प्लस 1 कितना, n प्लस 1 का टू पावर n प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको लगा सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 टू द पावर n अपॉन n टू द पावर n। इससे n कॉमन ले लीजिए, बाहर पावर में n आएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर n 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n अपॉन n टू द पावर n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n, और इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके e। तो जब हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an l मिलता है, जहां पे nth टर्म ये an जो है ये पॉजिटिव टर्म हो, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाती है, ये भी सेम e आ जाती है, देन इट इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू e। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दे रखा हमारे पास कि कोई सीक्वेंस है वो 0 पर कन्वर्ज कर रहा, तो कुछ कांस्टेंट है उसकी वैल्यू के बारे में पूछ रहा, ठीक है। कोई सीक्वेंस है जो 0 पर कन्वर्ज कर रहा, तो कुछ कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, वो चेक करते हैं। अगर आप फर्स्ट में वो लिस्ट टेस्ट कन्वर्जेंसी के टेस्ट की देखी होगी आपने, तो 0 पर कन्वर्ज के लिए रेशियो टेस्ट होता है। रेशियो टेस्ट से हम बात कर सकते हैं कि अगर an प्लस 1 अपॉन an की जो लिमिट होगी इंफिनिटी पर जाते हुए वो l लेस देन 1 आए अगर, तब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है ये 0 पर जाएगी। और यहाँ पे वही क्या रखा, तो सबसे पहले आप क्या रखिए, an प्लस 1 निकालो। an प्लस 1 का मतलब n जो भी, ये an है, सीक्वेंस है ये, इसमें n की जगह n प्लस 1 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 टू द पावर k डिवाइडेड बाई 1 प्लस p n प्लस 1 हो जाएगा। इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 टू द पावर k डिवाइडेड बाई 1 प्लस p टू द पावर n इंटू 1 प्लस p, ये हो जाएगा। अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे कर दीजिए an प्लस 1 अपॉन an प्लस 1 कितना, n प्लस 1 की पावर k डिवाइडेड बाई 1 प्लस p की पावर n 1 प्लस p और डिवाइडेड बाई an कितना होगा, n की पावर k डिवाइडेड बाई 1 प्लस p टू द पावर n, ये हो जाएगा।
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बचा उसको लिख के अब लिमिट भी लगा दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 प्लस पी, ये आ जाएगा 1 प्लस पी क्योंकि p कोई कांस्टेंट है, और बचा क्या यहाँ पे n प्लस 1 की पावर k डिवाइडेड बाई n की पावर k, ये बचा सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, न्यूमरेटर से n कॉमन ले लीजिए, बाहर पावर k में आएगा। तो यहाँ पे जो फाइनली हमारे पास चीजें रह जाती है वो क्या है, वो कुछ इस तरीके से मिलती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1/1 प्लस p, और ये क्या बन जाता है आपके पास n टू द पावर k 1 प्लस 1/n टू द पावर k अपॉन n की पावर k, इससे कैंसिल। अब इसकी लिमिट लगाओ, और लिमिट ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये 0 पे जाएगी, 1 टू द पावर k 1 होता है, k कोई फिक्स रियल नंबर है, तो ये वैल्यू टोटल कितनी आ गई 1 प्लस p। लिमिटिंग वैल्यू किसी भी सीक्वेंस में रेशियो टेस्ट में अगर 1 से छोटी हो तो सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करती, 0 पर, तो ये हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इज ग्रेटर देन 1 होगा। रेसिप्रोकल में क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का, तो p इज ग्रेटर देन कितना होगा 1 माइनस 1, p इज ग्रेटर देन 0, तो ये करेक्ट आंसर होगा और ये ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये देखिए आपके पास जो हमने 8वां क्वेश्चन किया वो उसके जैसे, ये पर देखो यहाँ इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर 1 बाई n। जो n फैक्टोरियल की पावर 1 बाई n है ना, उसको यहाँ पर भी अगर मैं 1 बाई n पावर बनाना चाहूँ तो मैं इसको क्या करना पड़ेगा, n का मल्टीप्लाई और 1 बाई n का मल्टीप्लाई वहीं पे, n इंटू 1 बाई n का मल्टीप्लाई। अगर आप इसको मतलब सिंपल बनाना चाहते हो तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यही रहेगा। तो मैं कॉमन जब 1 बाई n को लाऊंगा तो मेरे को अंदर n लगाना पड़ेगा। और जो 8वें क्वेश्चन में था उसमें देख लो आप किस तरीके का क्वेश्चन था, इसमें n टू द पावर n ऊपर था, n फैक्टोरियल नीचे था और आंसर e आया, और इसमें n टू द पावर n नीचे है, n फैक्टोरियल ऊपर है, तो इसका आंसर क्या होगा, उसके आंसर के अपोजिट 1/e। ट्राई करना इसको सॉल्व करना सेम वैसे ही, तो ये कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज किस पे करेगा 1/e पर। तो ये इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not a true about a sequence an? किसी सीक्वेंस के बारे में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू नहीं है, ये देखना आपने। एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, पहला स्टेटमेंट। एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दूसरे स्टेटमेंट। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर मैं सबसे पहले देखूं कि गलत कौन है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, नॉट ट्रू पूछ रहा है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करेक्ट हो जाएगा। ये तो मुझे सबसे पहले गलत ही दिख रहा। उसका कारण क्या, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल होता है -1 टू द पावर n, जो कि बाउंडेड है, 2-3 बार इसी शीट में देख लिया हमने, लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, ऑक्सिलेटरी फाइनाइट है। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ से गलत हो गया, तो आंसर तो मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे कॉची सीक्वेंस की बात हो रही है। कॉची सीक्वेंस से बेसिकली मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस an है ना, ठीक है, तो ये कॉची सीक्वेंस बनता अगर 4n यानी कि कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव वैल्यू लो आप, इस एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक m ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, कि इस m से n की कोई भी बड़ी वैल्यू रखो आप, कहां पर an में, तो इसका डिफरेंस am के साथ हमेशा एप्सिलॉन से छोटा रहेगा। मैंने क्या कहा कि इस m से n की कोई भी बड़ी वैल्यू रखो, कहां पर an में, तो an माइनस am का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा एप्सिलॉन रहेगा, एप्सिलॉन से छोटा रहेगा। जो आपने कोई भी एप्सिलॉन लिया, 4n नहीं, आप चॉइस एप्सिलॉन आपकी चॉइस है और m आपने उसके रेस्पेक्ट में दे देना, यानी कि फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m।
m आपको बेसिकली यहाँ से कॉची सीक्वेंस में ये कहता कि आपको कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म भी छोड़ने पड़ सकते हैं, ठीक है। मान के चलो m की वैल्यू मेरे को 3 मिल गई और 3 से बड़ी वैल्यू रखने पर, n की 3 से बड़ी वैल्यू रखने पर, n की 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखने पर an माइनस a3 हमेशा अपने एप्सिलॉन से छोटा आ रहा। तो अगर ऐसा होता तो सीक्वेंस क्या होती, कॉची सीक्वेंस। और यही डेफिनेशन होती है इसकी कन्वर्जेंसी की। कोई भी सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस अगर है तो वो कन्वर्जेंट है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची एंड एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इफ एंड ओनली कंडीशन है। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट क्या, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज आल्सो कॉची सीक्वेंस। क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए बाउंडेडनेस जरूरी है, इसीलिए एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, ये वो इफ एंड ओनली वाला। तो ये तीनों करेक्ट है, ये कॉची सीक्वेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए है ना, सीक्वेंस ये दे रखा हमारे पास, ये क्या है उसका नेचर फाइंड करना। अगर आप इस सीक्वेंस को देख पाए तो फर्स्ट 1 है, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, और इसके जब साइन देखते हो आप तो अल्टरनेटिंग ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके। अगर सीक्वेंस को गौर से देखा जाए तो ये 1/n है, टर्म्स इसके 1, 1/2, 1/3, 1/4 ये है, लेकिन अल्टरनेटिंग साइन भी है। जब भी आपको अल्टरनेटिंग साइन बनाने होंगे आप -1 लोगे और उसकी पावर, पहला टर्म पॉजिटिव है ना तो इवन आना चाहिए पहला, n+1 रखो आप या n-1 रखो, आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पे n-1 रखना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली ये जो सीक्वेंस बना मेरा ओवरऑल ये कुछ इस तरीके से होगा, -1 to the power n-1/n। क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है ये चेक करना मुझे। उसके लिए क्या करना, मैं सब सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा जो मैंने बताया। मुझे 2 सब सीक्वेंस ढूंढनी, कौन सी, एक 2n और एक 2n-1, ऑड वाली एक इवन वाली। अगर ये दोनों कन्वर्ज सेम पॉइंट पर कर गई ना तो सीक्वेंस मेरी कन्वर्ज करेगी उसी पॉइंट पर। तो इवन के लिए क्या होगा, -1 to the power n-1 कितना देगा, पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज, तो 1/n। n की जगह आप डायरेक्ट 2n भी रख सकते हैं, और अगर आप n रख रहे हो तो ये तो आपको पता ही है कि आप क्या रखने वाले हो यहाँ पे, इवन टर्म 1/2, 1/4, 1/6, इस तरीके से। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये n कौन सा वाला, इवन वाला। n को कहाँ से ले जा रहे हैं आप, इवन से, 2, 4, 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। 1/n किधर जाएगा, ऑब्वियसली 0 पे जाएगा। अब इसमें देखो आप a2n, इसमें क्या बनेगा, जो ऊपर वाला ये नेगेटिव देगा, उसका कारण क्या, ऑड पे ये नेगेटिव देता, डिवाइडेड बाई n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n कौन सा, जब n ऑड नंबर से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा, तो ये क्या मिलेगा, -1/n, लेकिन जाएगा ये -1/∞, -0 मतलब 0 का कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दोनों किस पे गई, सेम पॉइंट 0 पर, इसका मतलब ये भी 0 पर कन्वर्ज करेगा और ये कन्वर्जेंट है। याद रहे इस तरीके से आप नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस का सीधा सा मतलब है, सीक्वेंस हमारे पास ये रहता a1 a2 a3, यानी कि जिसके टर्म डिक्रीजिंग फॉर्म में हो, a1 सबसे बड़ा हो, फिर a2 उससे छोटा हो, a3 उससे और छोटा हो, a4 उससे और छोटा हो, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। अब अगर आपके पास 2 सीक्वेंस an है और bn है और दोनों इंक्रीजिंग है, तो उनका जो सम होगा ये भी इंक्रीजिंग होगा। ये याद रहे, सम ऑफ 2 इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस इंक्रीजिंग और सम ऑफ 2 डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखो, इस सीक्वेंस को देखो, इसमें सब में क्या, पहला टर्म क्या कांस्टेंट है, पहले टर्म को अगर आप देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट है। आप चाहें तो इसको अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को ऐसे कर सकते हैं, ये बन गया 1/n, और ये वाला क्या बन जाएगा 2 -1/n, और ये वाला क्या बन जाएगा 1 + -1/n, ये बन जाएगा।
तो ये वाला कांस्टेंट टर्म सीक्वेंस जो होता है ना वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ होता है। कांस्टेंट फंक्शन इज द ओनली फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करिए, सिर्फ इसको देखिए। 1/n को जब आप देखते हैं ना तो क्या होता, 1 होता, n की वैल्यू दूसरा टर्म क्या होता है 1/2, इससे एग्जैक्टली छोटा हाफ, फिर 1/3 इससे और छोटा, तो ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा, साफ साफ दिख रहा। और डिक्रीज होते होते किसकी तरफ जाता है ये, लास्ट में 0 की तरफ, जब n इन्फिनिटी की तरफ जाता। दूसरा वाला देखो तो ये डिक्रीजिंग है। दूसरा वाला देखो -1/n को सबसे पहले क्या वैल्यू देती -1, फिर -1/2 इससे एग्जैक्टली हाफ बड़ा होता, फिर -1/3 और बड़ा होता। जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी आपको टोटल वैल्यू क्या मिलेगी, न्यूमेरिकली छोटी वैल्यू मिलती रहेगी, लेकिन नेगेटिव साइन लगने से छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है, बड़ी छोटी हो जाती है। ये हर कोई जानता, छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो ये भी क्या, ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, तो ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है, ये सारे तो एक जैसे ही है। तो ओनली डिक्रीजिंग इज दिस, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द सीक्वेंस an where an equal to 1 plus 2/n to the power n plus 3 converts to, ये उसी के जैसे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 plus 1/n to the power n किस पे जाता, ये जाता हमेशा e पर। अब जो हमको दे रखा ना यहाँ पे an 1 plus 2/n to the power n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 plus 2/n to the power 3, फाइनाइट पावर है। जब आप लिमिट लगाओगे ना तो प्रोडक्ट में लिमिट अलग अलग चली जाती है, कर सकते हम फंक्शन में भी करते हैं ऐसे। तो ये किस पे, ये 0 देगा, ये 1 की पावर 3 तो 1 देगा ये बेसिकली, लेकिन इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है। अब देखना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट रहता जो कि आपने डायरेक्ट याद रखना, बार अगर किसी को सॉल्व करना तो इसको वैसे ही करना जो हमने शुरू में सॉल्व किया, जो हमने इसके लिए सॉल्व किया वैसे ही। एक कॉन्सेप्ट रहता लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 plus k/n to the power mn। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस ऐसा है जिसमें n की न्यूमरेटर में कुछ हो और n के मल्टीपल में कुछ हो, तो इसका जो आंसर होता है ना e⁻ में k और m, यानी कि n के न्यूमरेटर में जो होगा वो भी e की पावर में जाएगा, n के मल्टीपल में जो होगा वो भी यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे सीक्वेंस में क्या दे रखा 2 है और इसका मल्टीपल में 1 है, तो आंसर कितना हो जाएगा e²। तो करेक्ट आंसर इज e²। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सम ऑफ n टर्म है। यहाँ पे ऐसी सीक्वेंस बना रखी जिसके बाद n टर्म है, उसके लिए हमने शुरू में ही कौची फर्स्ट थ्योरम देखी कि ये a1 है, ये a2 है, ये an है। ठीक है, लेकिन उसमें एक क्या चाहिए होता था डिवाइडेड बाई n, यहाँ पे नहीं है। उसके लिए हम क्या करते, हर एक टर्म में एक n से डिवाइड कर देते, बेसिकली n से मैंने मल्टीप्लाई करते, n से मैंने मल्टीप्लाई किया और n से डिवाइड किया, तो जिससे डिवाइड किया उसको यहाँ पे ला दिया, बाकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो nth टर्म कौन बन गया, ये an = n/n² + n, ये बन गया। अब इसकी जो लिमिट होगी वही उसकी होगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन डिनोमिनेटर में क्या ले लो, n कॉमन ले लो, n² बेसिकली इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बन रहा, n² कॉमन लोगे तो स्क्वायर रूट के बाहर n आ जाएगा, 1 + 1/n यहाँ पे बच जाएगा, एक n है ना इसके पास, n² बाहर आ गया। इससे कैंसिल हो गया तो आंसर कितना होगा 1/, लिमिट लगा दीजिए, √1 + 0 = 1। करेक्ट आंसर इज दिस। तो ये क्या हो गई, कन्वर्ज कर गई, और कन्वर्ज किस पे कर रही है 1 पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहले दूसरा स्टेटमेंट देखिए बी, बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर इज नो इरेशनल नंबर। ये कह रहा कि कोई भी दो रियल नंबर है आपके पास a और b, तो इनके बीच में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
ए और बी से किसी, अगर कोई भी दो रियल नंबर लेते आप तो उनके बीच जो सेट बनता है ये पूरा रियल नंबर का, वो एक इंटरवल बनता, क्लोज एंड ओपन अकॉर्डिंग टू ए और बी उसमें है या नहीं, लेकिन एक इंटरवल बनता, और इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल और इरेशनल दोनों एलिमेंट रहते हैं, वो भी इनफाइनाइट नंबर। तो बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रेशनल एंड इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, ये भी गलत है, हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होता, ठीक है, अनबाउंडेड सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर इज अ नेचुरल नंबर n सच दैट 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कह रहा कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लीजिए, आपको हमेशा एक नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा कि 1/n नेचुरल नंबर करने के बाद वो जो वैल्यू होगी वो उस रियल नंबर से छोटी होगी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी रियल नंबर उठाओ आप, कोई भी रियल नंबर उठाओ आप पॉजिटिव, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है उसके लिए हमेशा आपको एक नेचुरल नंबर ऐसा होगा जिसका रेसिप्रोकल उस पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा होगा। जैसे देखो यहाँ पे 0.001 है हमारे पास, तो इसके लिए मुझे एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा जिसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये कितना बन जाएगा ये, फिर हम क्या करते हैं, जब इससे इसको डिवाइड करना होता तो हम क्या करते हैं, जीरो लगाया, पॉइंट दशमलव लगाया, जितने टाइम नीचे जीरोज रहेंगे तो आप क्या कर, एक जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, इस तरीके से करते करते ये वैल्यू बहुत छोटी मिल जाती और ये इससे छोटी होती। छोटी क्लास का स्टेटमेंट है, देन दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ऑलवेज याद रखें। अगला स्टेटमेंट देखिए, अगला क्वेश्चन, which of the following sequence is not Cauchy sequence? Every convergent sequence is Cauchy sequence। सबसे पहली बात तो ये, अगर यहाँ पे देखते हैं आप 1/2 to the power n, तो ये जीरो पर कन्वर्ज करता और कन्वर्जेंट होता, सॉल्व किया पहले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, Cauchy सीक्वेंस। 1/n जीरो पर जाता, ये भी हमने देख लिया, ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट है, Cauchy सीक्वेंस हो जाएगा। 1/n², ये भी जीरो पर जाता और कन्वर्जेंट होता। एक पी टेस्ट रहता सीक्वेंस के लिए। पी टेस्ट क्या होता कि आपके पास अगर कोई सीक्वेंस an इस फॉर्म की है 1/n⁻p, तो ये हमेशा कन्वर्जेंट होगी जब भी आप p को पॉजिटिव लोगे स्ट्रिक्टली, तब ये कन्वर्जेंट होगी। और डाइवर्जेंट होती है कब, जब आपका p जो है लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव p होने के कारण ये ऊपर चला जाएगा और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगा। और जब तक ये p पॉजिटिव है तो ये नीचे ही रहेगा n, और हमेशा ही जीरो पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे p टेस्ट से भी आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू 2 है, जो कि जीरो से बड़ी है, तो कन्वर्जन। अब है हमारे पास ये कि क्या ये हमारे पास कन्वर्जेंट है या नहीं है, ये हमने देखना कॉची सीक्वेंस से। तो कॉची सीक्वेंस से या डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये निकलेगा नहीं, यहाँ पे हमको इसको कॉची सीक्वेंस से करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ an कितना मेरे पास 1 + 1/2 प्लस अप टू 1/n, ये मेरा an है। कॉची सीक्वेंस में हमने देखा an चाहिए और am चाहिए, am, और ये 1 + 1/2 प्लस अप टू 1/m हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास क्या होता, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, और एक एप्सिलॉन मान के चलो हमारे पास 1/2 है, 4n एप्सिलॉन है ना, तो हमने एक एप्सिलॉन 1/2 ले लिया, ठीक है। अब अगर हमको an माइनस am हमेशा 1/2 से छोटी रहेगी, कब कब, जब मेरा n जो है m से बड़ा होगा, ठीक है, तब ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 1/2 से छोटा होना चाहिए। चलिए रखते हैं इसको डिस्टेंस को 1 + 1/2 प्लस डॉट डॉट 1/n, ये हो गया, माइनस 1 + 1/2 प्लस 1/3 डॉट डॉट 1/m, ये हो गया। ये हमेशा छोटा होना चाहिए 1/2 से, कब, जब आपका n इस m से बड़ा होगा। अब देखना यहाँ पे n जो है या तो बराबर होगा m के या बड़ा होगा। अब इसमें पहली कंडीशन देखो जरा, अगर n बराबर हुआ m के, यहाँ पे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, 1 से कैंसिल कर दूंगा, 1/2 से इसको कैंसिल कर दूंगा,
लेकिन 1/n और 1/m के बारे में अभी ऐसा कुछ पता है नहीं, सिर्फ इतना है कि n बड़ा होगा m से, तो एग्जैक्टली हम नहीं बात कर सकते। तो उसके लिए पहला केस बनाऊंगा मैं जब n इक्वल टू m होगा। अगर n इक्वल टू m हुआ तो an माइनस am कितना हो जाएगा, 0, दोनों पूरा पूरा कैंसिल होगा। और इसका मतलब क्या, 0 इज लेस देन ऑलवेज 1/ε। तो उस समय ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन वो तो कौन सी केस हो गया, n इक्वल टू m वाला, हमको तो सबके लिए चाहिए पॉजिटिव के लिए। तो दूसरा केस होता है जब n इज ग्रेटर देन m हो। अब ये तो पता है n m से बड़ा, और उससे कुछ होगा नहीं यहाँ पे कुछ खास, क्योंकि हमको तो एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए कि जितने से कैंसिल कर पाए। तो बड़ा तो है, लेकिन हम क्या लेके चलते हैं कि जो n है ना वो m से दुगना है, ये लेके चलते हैं हम, n जो है वो m से दुगना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो इस तरीके से बनेगी कि 1/1 प्लस 1/2 प्लस डॉट डॉट 1/m। n की जगह क्या रखेंगे हम, n की m प्लस m तक ले जा सकते हैं, 2m तक। 1/m के बाद क्या आएगा, 1/m प्लस 1, 1/m प्लस 2, अप टू कहाँ तक ले जाओगे आप, 1/2m तक n को। ये n an की वैल्यू हो गई। माइनस करोगे आप 1 प्लस 1/2 प्लस डॉट डॉट m तक, और ये 1/2 से छोटी होगी। क्लियर है, उसके लिए m फाइंड करना हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, 1/m प्लस 1/m प्लस 1 प्लस अप टू 1/2m विच इज लेस देन 1/2। यहीं से मुझे m फाइंड करना, ठीक है। अब उसके लिए देखो आगे क्या सॉल्व करोगे आप इसको, ठीक है। आगे क्या सॉल्व करेंगे हम इसको, यहां पे देखना 1/m प्लस 1 प्लस डॉट डॉट 1/2m है यहाँ पे। अगर मैं देखूं कि 2m जो होता मेरा वो m से बड़ा होता, कंपेयर करेंगे किसी फिक्स नंबर के साथ, ठीक है। दूसरा क्या आपके पास, जो m प्लस 1 होता ये भी बड़ा, m प्लस 1 छोटा होता 2m से, बेसिकली 2m बड़ा होता m प्लस 1 से। ऐसे करते करते 2m जो है इक्वल होता 2m के, सारे टर्म को कंपेयर कर दिया हमने 2m के साथ। अब क्या करो, इनको राइट साइड ऐड करो, लेफ्ट साइड, और इनको राइट साइड ऐड करो, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 2m प्लस 2m प्लस अप टू 2m, ये हो गया, सारा ऐड कर दिया हमने। अगर ये बड़ा है इससे लिया, पहले क्या करिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए जरा इसका, क्योंकि रेसिप्रोकल चाहिए ना हमको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2m जो है वो छोटा हो जाएगा 1/m से। रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज हो जाता, ये भी 2m जो है 1/2m हो जाएगा, और किससे छोटा हो जाएगा, m प्लस 1 से, और 1/2m बराबर रहेगा 1/2m के। अब इसको ऐड कर दीजिए एक साइड, इसको ऐड कर दीजिए एक साइड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/2m प्लस 1/2m प्लस डॉट डॉट 1/2m, ये हो गया, ठीक है। ये किससे छोटा है, ये किससे छोटा आ रहा, 1/m प्लस 1 1/2m से, जो कि ये है, और ये किससे छोटा 1/2 से, तो एब्सोल्युटली ये भी किससे छोटा हो जाएगा 1/2 से, ऐसा ये आ रहा, ठीक है। अब ये देखो ये कितने टाइम है, ये 1/2m, टोटल टर्म कितने थे हमारे पास यहाँ पे 2m टर्म, m टर्म हमारे कैंसिल हो गए, बचे कितने m टर्म। तो जो ये 1/2m है ना, ये कितने टाइम है, m टाइम, ठीक है। और ये लेस देन होना चाहिए किससे, 1/2 से, क्योंकि अब एप्सिलॉन हमारा वैसे ही है, m से m कैंसिल हो गया, तो 1/2 इज लेस देन 1/2। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट आया, नहीं, यानी कि हमारा कोई एक एप्सिलॉन था 1/2, उसके लिए हमको ऐसा कोई m मिला नहीं जिससे बड़ी वैल्यू हम अगर n की लें तो वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटी an माइनस am को दे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो नॉट कॉची सीक्वेंस का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट कॉची सीक्वेंस, हेंस नॉट अ कॉची सीक्वेंस।
इस तरीके से आप इसको करोगे, ठीक है। बस डायरेक्ट याद रखना आपने अगर सम की फॉर्म में तो कभी भी कॉची सीक्वेंस नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सीक्वेंस -1 to the power n upon n इज डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, डिक्रीजिंग, अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो ये जैसे पीछे -1 to the power n + 1 upon n वाला किया, सेम ये भी वैसे ही करना। इसमें भी क्या कर दो आप, इस सीक्वेंस के लिए दो सब सीक्वेंस बनाओ, a to n, ठीक है। a to n क्या होगी, इवन टर्म्स के लिए ऊपर पॉजिटिव होगा, 1 upon n रह जाएगा ये, ठीक है। बस ध्यान रखना आपने यहाँ पे कि आप 2, 4, 6 रखोगे n की वैल्यू। और यहाँ पे दूसरा a to n -1 ऑड टर्म की सीक्वेंस, इसमें आप -1 की जगह क्या हो जाएगा, -1 होगा हमेशा, ऑड टर्म ले रहे हैं 1, 3, 5 और नीचे n होगा। जब इस पे लिमिट लगाओगे तो ये 0 जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी में, बहुत बार कर लिया इसी शीट में, आप देख लेना। ये भी किस पे जाएगा, 0 पे। जब भी दोनों सब सीक्वेंस, ये स्पेशली ये दोनों सब सीक्वेंस सेम लिमिट पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, तो अपना सीक्वेंस भी किस पे कन्वर्ज करता, सेम लिमिट पॉइंट पे, यानी कि कन्वर्जेंट होता, देन दिस इज कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंट तो नहीं हुआ, डिक्रीजिंग भी नहीं है ये। उसका कारण क्या, ये सीक्वेंस ऐसा होता कि 1 पे देगा ये -1, 2 पर कितना देगा ये, 2 पर ये पॉजिटिव होगा, डिवाइडेड बाय 2, 1/2 जो कि पॉजिटिव है। 3 पर कितना देगा ये, -1/3, 4 पर ये कितना देगा, 1/4। तो ये डिक्रीजिंग नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा कि जरूरी नहीं है कि कोई सीक्वेंस को कन्वर्ज होने के लिए कि वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ठीक है। नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो सकती है, जो कि एग्जांपल ये है। अगला क्वेश्चन, अनबाउंडेड ये है नहीं, क्योंकि किस किस के बीच बाउंडेड है, -1 और 1/2 के बीच। सुप्रीमम 1/2 है, इनफीमम -1 है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, if un be a sequence of real numbers such that un minus l is greater than epsilon for all n is greater than and equal to m, जहां पे एप्सिलॉन पॉजिटिव है, देन सीक्वेंस an is। अगर आप किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी की डेफिनेशन देखते हैं तो कोई भी सीक्वेंस un l पर कन्वर्ज करता है जब ये डिफरेंस हमेशा एप्सिलॉन से छोटा हो, जहां पे एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता। कब कब, जब जब आपका n जो है m से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है लगभग उसकी जैसे ही होती है। यहाँ वहां पे यहाँ u एक फिक्स um आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला सिंबल होता ना तो ये कन्वर्ज करती, और कन्वर्ज किस पे करती, l पर। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा, ये वाला कैपिटल, इसका मतलब हो जाएगा नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा, कन्वर्ज टू l गलत, डाइवर्ज टू l गलत। डाइवर्ज टू l का मतलब क्या है कि वो डाइवर्ज कर रही लेकिन किसी रियल नंबर पे, ऐसा कभी भी नहीं होता। डाइवर्जेंट में या तो +∞ आती है या -∞, तो ये भी गलत। नॉट कन्वर्जेंट फॉर ऑल एप्सिलॉन, ये करेक्ट है कि ये कन्वर्जेंट नहीं होगी किसी भी एप्सिलॉन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा याद रखें इसको। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ज टू इट्स सुप्रीमम। याद रहे कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ऊपर से वो बाउंडेड है तो हमेशा कन्वर्ज करेगी टू इट्स सुप्रीमम, ठीक है। सीक्वेंस का जो सुप्रीमम होगी वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड कन्वर्ज करेगी इट्स सुप्रीमम। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो प्लस बाउंडेड हो तब ये कन्वर्ज करेगी इनफीमम ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस के इनफीमम पे कन्वर्ज करेगी। तो कहां पे करेगी, इट्स सुप्रीमम, क्योंकि उसने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज। अगर आपके पास कोई भी एवरी सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होगा ना तो उसका हर एक सब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, वो भी कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्ज करेगा वो सेम लिमिट पर, ठीक है। तो आप इस तरीके से बात करोगे इसकी। अगला स्टेटमेंट है या अगला क्वेश्चन है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस ऑक्सिलेटरी गलत, अनबाउंडेड गलत, बाउंडेड करेक्ट,
और ऑक्सीलेटर इनफाइनाइटली गलत। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होगी। किसी भी सीक्वेंस को अगर कन्वर्जेंट होना तो पहले बाउंडेड होना पड़ेगा। बाउंडेडनेस इज नेसेसरी कंडीशन नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, Sn दे रखा हमारे पास n टर्म का सम, देन द सीक्वेंस Sn इज। यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, 1 + 1/2 + 1/2 टू द पावर 2 + 1/2 टू द पावर 3 से लेकर n तक जा रहा पावर। ठीक है, तो जो फर्स्ट में हमने टेस्ट पढ़े उनमें से कोई यहाँ पे लग नहीं रहा। लेकिन मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म 1 है, दूसरा 1/2, तीसरा 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3 और ऐसे करते करते n टर्म है। ये इस तरीके से अगर आप इसको गौर से देखो, ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की फॉर्म में टर्म्स, ये सीक्वेंस में ऐसी सीक्वेंस थी, ये एक 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर क्यूब और 1/2 की पावर n। ये इस तरीके से सीक्वेंस है बेसिकली, ये इन्फिनिटी तक जाती रहेगी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई सीक्वेंस जिसके ये वाले टर्म में से ये वाला टर्म यानी कि प्रीवियस टर्म नेक्स्ट टर्म में से उसका प्रीवियस टर्म को डिवाइड कर दिया जाए। नेक्स्ट टर्म क्या है, ये वाला है, इसका प्रीवियस टर्म कौन सा, 1/2 है। तो अगर रेशियो सेम आए तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, बेसिकली ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ये फॉर्म होती है, ये वाली फॉर्म होती है। इसमें अगर आप AR में A का डिवाइड, AR² में AR का डिवाइड करो तो जब हमेशा सेम रेशियो आए तब उसको बोलते ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ये सीक्वेंस ऐसी थी, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म का सम से उसने एक नई सीक्वेंस बना दी। अब पूछ रहा कि आपके पास ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी या नहीं। तो अगर आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस दे रखी होती है, ठीक है, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कोई सीक्वेंस दे रखी है आपके पास, तो उसका Sn जो होता है ना, n टर्म का सम जो होता है वो होता है a 1 - 1 अपॉन बेसिकली 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। a क्या होता है वहां पे फर्स्ट टर्म, r क्या होता है कॉमन रेशियो। इसमें फर्स्ट टर्म देखा जाए तो ये है, और कॉमन रेशियो अगर इस पे निकालोगे आप हर दो टर्म का कॉमन रेशियो तो ये कितना आएगा 1/2। तो आपका Sn कितना हो गया, 1 - 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - 1/2। तो Sn क्या बनेगा यहाँ पे 1 - 1/2 टू द पावर n अपॉन ये कितना बन जाएगा 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। अब इस पे क्योंकि ये सीक्वेंस है और उसकी कन्वर्जेंस ढूंढ रहे तो लिमिट लगा दो। लिमिट लगाने के बाद अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आए तो कन्वर्जेंट, तो ये 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/2 टू द पावर n। अभी हमने देखा कि 1/2 टू द पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या देती है 0, तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास 1 - 0 = 2। तो ये क्या हो गई, एक लिमिट वैल्यू मिल गई फाइनाइट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट। क्लियर है, अनबाउंडेड ये नहीं रहेगी क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस बाउंडेड, डाइवर्जेंट नहीं है, ऑक्सीलेटरी नहीं। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ नल सीक्वेंस, इनमें से कौन सी नल सीक्वेंस होगी। अगर आप इसको देखेंगे तो ये वही क्वेश्चन है, r⁴n सीक्वेंस जब आपके पास r1 से छोटा होता तो शुरू में ही चेक कर लिया हमने कि ये 0 पे कन्वर्ज करता। ठीक है, तो ये तो नल सीक्वेंस हो गई क्योंकि 0 पे कन्वर्ज कर रही। दूसरी log n/n, देखो log n/n को जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, देखिए ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n/n। आप इसको किसी भी टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करना चाहो तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। आपको क्या मिल गई, इंडिटरमिनेट फॉर्म। ध्यान रहे कि सीक्वेंस एक फंक्शन ही है जिसकी एक डोमेन फिक्स है और उसका हर एक पॉइंट डोमेन का पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है।
तो आप इसको डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं। ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। तो जब मैं यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करता हूँ तो log n अपॉन n, log n को डिफरेंशिएट करिए 1 अपॉन n, n को डिफरेंशिएट करिए 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। कोई और टेस्ट लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और करेक्ट आंसर भी है, 0 मिल रहा। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये भी नल सीक्वेंस है आपके पास। अगला बचता हमारे पास ये, इसको निकालो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन k टू द पावर n, जहाँ पे k क्या बोला 1 से बड़ा। तो इसमें भी जब आप इन्फिनिटी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ऊपर तो इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे जब भी k टू द पावर n यानी कि a टू द पावर n है, a अगर 1 से बड़ा होगा तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे किस पे जाएगा, a टू द पावर n इन्फिनिटी पे जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 1, और डिनोमिनेटर में k टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, ये ऐसा ही है कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, a टू द पावर x log a, ये इसका डिफरेंशिएशन रहता। तो a टू द पावर x कितना हो जाएगा, k टू द पावर n log a log k टू द पावर n किस पे जाएगा, इन्फिनिटी पे, 1 अपॉन इन्फिनिटी किस पे जाएगा, 0 पे। तो ऑल ऑफ द अबव आर नल सीक्वेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना। इस शीट का लास्ट क्वेश्चन है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। अगर कोई सीक्वेंस या सेट बाउंडेड है, ठीक है, साथ में वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो समझ जाइए कि उसके पास कम से कम 1 लिमिट पॉइंट होगा, एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। ये स्टेटमेंट है आपके पास बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम का। डायरेक्ट याद रखना, टीजीटी एग्जाम के लिए या एएसपी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, तो ये थे सीक्वेंस पे आपके पास टोटल सारे क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें सीरीज के 25 या 30 क्वेश्चन रहेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए।